हाउ एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है, जहां पर तोंगबी से जो भी पूछता है कि तुम कौन हो, तो तोंगबी उससे रूम में गलती से आने के लिए सॉरी बोलती है और रूम से बाहर आ जाती है। इधर तिनतियान रूम के बाहर बहुत शोर मचा रही होती है, जिसकी वजह से जो भी रूम के बाहर आता है और तिनतियान पर बहुत गुस्सा होता है और तिनतियान से शोर ना करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी मॉम रूम के अंदर रेस्ट कर रही होती है। इतना कहकर वो अपनी मॉम के पास चला जाता है। उसके बाद तोंगबी और तिनतियान और तोंगबी का फ्रेंड त्यान्यू कार में जा रहे होते हैं। तभी त्यान्यू भी तिनतियान को न्यूयॉर्क में आने के लिए डांटता है और उससे कहता है कि न्यूयॉर्क बहुत बड़ी प्लेस है और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, ये तुम्हारे लिए डेंजरस है। लेकिन तिनतियान को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपनी जिद पर अड़ी रहती है और त्यान्यू से कार रोकने के लिए कहती है। तभी तोंगबी कहती है कि ठीक है, कार रोक दो, इसे जाने दो फैशन वीक में। त्यान्यू इन दोनों को बेस्ट करने के लिए रोकता है। दूसरी तरफ हमें जियोफी दिखाया जाता है, वो अपनी चाइना की फ्रेंड लुओविन से किसी लैंड के बारे में बात कर रहा होता है। जियोफी उस लैंड को बहुत टाइम से खरीदने का प्लान बना रहा था। तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उस लैंड की ओनर एक ओल्ड लेडी है जो कि लैंड को बेचने से मना कर रही है। तो जोफी कहता है तुम मेरे लिए कुछ भी करो, बट मुझे वो लैंड चाहिए। तो इस पर उसका फ्रेंड कहता है वो लेडी बहुत ही इरिटेटिंग है और उससे लैंड लेना ईजी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें जोफी के डैड दिखाए जाते हैं, वो एक मीटिंग में होते हैं। तभी वहाँ पर जोफी पहुँच जाता है और मीटिंग डिस्टर्ब कर देता है और तो और बीच मीटिंग में ये अपनी बात रखता है और सबको उसी लैंड के बारे में बताने लगता है, जिस पर उसकी बहुत टाइम से नज़र थी। वहीं जियोफी के अंकल बताते हैं कि ये लैंड तो जियोफी की मॉम का होमलैंड है। तो ये सुनकर जियोफी के डैड थोड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तभी जियोफी का भाई जियोतैन उससे कहता है कि क्या तुम इस लैंड को खरीदने का प्लान तो नहीं बना रही हो। तो जियोफी उससे हाँ में रिप्लाई देता है एंड जियोफी के अंकल जियोफी के डैड से उसे सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं और उसे एक मौका देने के लिए बोलते हैं और जियोफी पर कमेंट भी करते हैं। कहते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया है और इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए सीरियस भी नहीं हुए। जियोफी उन सबको यकीन दिलाता है और कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए सीरियस हूँ। जियोफी के डैड मीटिंग खत्म करते हैं और जियोफी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहीं उसे पूछते हैं कि तुम्हारी कितने दिनों से उस लैंड पर नज़र है। तो जियोफी उन्हें बताता है कि 2 साल से उसकी उस लैंड पर नज़र है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम कैसे मुझे विश्वास दिलाओगे कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए सीरियस हो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। जोफी कहता है वो पहले चाइना जा चुका है और उसने नोटिस किया है कि चाइना प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। वो ऑनेस्ट और सीरियस होकर अपने डैड से सपोर्ट मांगता है और वो अपने डैड से कहता है कि उन्हें पता है कि वो जगह उसकी मॉम के होमलैंड में है। तभी उसके डैड उसे और बात ना करने के लिए मना करते हैं और उसे बाहर जाने के लिए कह देते हैं, जिससे जियोफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि वो उसे कभी सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही वो उसको कभी समझते हैं और उसके काम में भी साथ नहीं देते। गुस्से से वो वहाँ से चला आता है। तभी उसका भाई जियोतियान उसके पास आता है और उसे रिलैक्स रहने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि डैड स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत उम्मीद है। तभी जियोफी कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन्हें बस अपनी कंपनी की परवाह है और अपने करियर की परवाह है। जियोतियान जियोफी को बहुत समझाता है, बट जियोफी उसकी बातों को अपने अपोज में ही लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें एक लड़की दिखाई जाती है, उसका नाम चेंसी होता है और वो जियोफी के डैड के ऑफिस में जियोफी के डैड से मिलने आई होती है। जियोफी के डैड चेंसी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसका वेलकम करते हैं। एक्चुअली में ये चेंसी जियोफी के डैड के फ्रेंड की बेटी होती है और वो बिजनेस के बारे में जियोफी के डैड से बात करने आई होती है। तभी जियोफी के डैड उससे कहते हैं कि उन्हें उस टाइम का वेट है जब तुम और जियोफी एक साथ काम करो। तो चेंसी को पता नहीं होता है कि जियोफी कौन है। तभी जियोफी के डैड चेंसी को जियोफी की फ़ोटो दिखाते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमें कार में जियोफी और जियोतियान दिखाए जाते हैं। जियोतियान जियोफी से कहता है कि क्या तुम मैनेजर के साथ संघाई वर्क के लिए जा रहे हो। तो जियोफी कहता है मैं वो वर्क नहीं करूँगा जो डैड चाहते हैं। तभी जियोतियान कहता है कि उसे पता है कि डैड तुम्हारी वर्क में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट डैड कुछ सोचकर ही तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। देन जियोफी कहता है कि जब तुम वापस डैड के पास जाओ तो उनसे कहना कि मैं संघाई में अपना प्रोजेक्ट करके रहूँगा। उसके बाद जियोफी हमें प्लान में दिखाया जाता है, वो संघाई में अपने प्रोजेक्ट के लिए चाइना जा रहा होता है। उसी प्लान में चेंसी भी होती है, वो भी अपने घर चाइना जा रही होती है। अचानक से वो जियोफी को देखती है, उसे याद आता है कि ये तो भाई है जिसके बारे में अंकल सी ने उसे बताया था। देन वो उससे पूछती है क्या तुम जियोफी हो। जियोफी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है मैंने अंकल सी के ऑफिस में तुम्हारा फ़ोटो देखा था और कहती है मेरा नाम चेंसी है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जियोफी उसे धीरे से बोलने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे यहाँ उनके नेम से मेंशन मत करो, क्योंकि मैं चाइना वापस मौज मस्ती करने के लिए जा रहा हूँ। और कहता है तुम मेरे डैड को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता उन्हें पता चले कि मैं अपने काम को लेकर ऑनेस्ट और सीरियस नहीं हूँ। थोड़े टाइम बाद उसी प्लेन में इकोनॉमी क्लास में एक ओल्ड लेडी फेंटेड हो जाती है और उसे फर्स्ट क्लास में सीट अवेलेबल ना होने की वजह से उस ओल्ड लेडी को फर्स्ट क्लास में सीट नहीं मिल पाती है। तभी जियोफी अपनी काइंडनेस दिखाता है और उस ओल्ड लेडी को अपनी सीट दे देता है। ये सब देखकर चेंसी जियोफी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो सोचती है भले ही जियोफी गैर जिम्मेदार है, बट उसके अंदर काइंडनेस है और वो एक गुड पर्सन है।
दूसरी तरफ हमें ज्योतियान दिखाया जाता है, वो अपनी डेट के पास आता है और उनसे कहता है कि ज्योति का प्लान अच्छा होने के बाद भी उन्होंने उसका सपोर्ट क्यों नहीं किया। डेट कहती हैं उन्हें पता है कि ज्योति का प्लान अच्छा है, बट ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो इतना ईजी डिसीजन नहीं ले सकते थे। और ज्योति के डैड बताते हैं कि जब से ज्योति की मॉम अनकॉन्शियस हुई हैं, तब से ज्योति अपनी मॉम की हालत का जिम्मेदार उनको समझता है और बहुत कम घर आता है और उनसे बात भी नहीं करता। तब ज्योतियान कहता है आई होप वो कभी ना कभी आपको ज़रूर समझेगा। ज्योफी के डैड कहते हैं कि पता नहीं कब वो दिन आएगा। उसके बाद ज्योफी एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, उसका हाउसकीपर उसे कार की देता है। देन दूसरी तरफ हमें फीमेल लीड टोंगवी दिखाई जाती है, वो भी चाइना में होती है और वो अपनी कंपनी में आती है। तभी उसकी मैनेजर बताती है कि हमारा नेगोशिएशन डिपार्टमेंट ए और बी ग्रुप में डिवाइड हो गया है। टोंगवी रिप्लाई देती है, उसे बहुत टाइम पहले से ये बात पता थी। मैनेजर उसे बताती है कि जब हम लोग न्यूयॉर्क गए थे तब बी ग्रुप के लीडर जियांग चेन ने सारे कैपेबल लोगों को अपने ग्रुप में कर लिया और बताती है कि उसने हमारे ग्रुप के लिए बस उन लोगों को छोड़ा है जो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है और ना ही कुछ जानते हैं। टोंगवी अपनी मैनेजर को समझाती है और उसे काम डाउन रहने के लिए कहती है। वहीं टोंगवी अपनी टीम के एक मेल वर्कर को देखती है जो भी बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और उसे देखकर लगता था कि वो कुछ काम का नहीं है। वो एक और वर्कर से मिलती है जो बिल्कुल इनोसेंट सी दिखती थी। उसकी मॉम टोंगवी से बात करती हैं और उसे कहती हैं कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। उन दोनों वर्कर्स को देखकर टोंगवी को काफ़ी अजीब लगता है। तभी उसकी मैनेजर कहती है कि अपनी टीम के लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो लिटिल ऑड है। उसके बाद टोंगवी कंपनी की चीफ जो से मिलती हैं और चीफ जो उसे देखकर काफ़ी खुश होती हैं और उसे वेलकम करती हैं और टोंगवी को कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें बताती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मेरी नज़रों में बेस्ट नेगोशिएटर हो। देन एक मीटिंग होती है, वहाँ पर चीफ जो एक चाइनीज़ कंपनी जी कॉर्पोरेशन के बारे में बताती हैं और शी कॉर्पोरेशन को हैंडल करने का काम टोंगवी के ग्रुप ए को देती हैं। तभी टीम बी के लीडर को इस बात से प्रॉब्लम होती है और वो कहता है कि इतना बड़ा केस टीम नहीं संभाल सकता और वो ये केस अपनी टीम को देने के लिए कहता है। लेकिन चीफ जो उसकी बात नहीं मानती और वो टोंगवी से कहती है कि ये केस हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें इस केस को बिना फेल हुए सक्सेस होना है और अगर तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम बिना हेजिटेट किए बी टीम के लीडर से हेल्प ले सकती हो। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद टीम ए के मेंबर काफ़ी खुश होते हैं, जिन्हें देखकर टीम बी के मेंबर जेलस फील करते हैं। उसके बाद टोंगवी चीफ जो के पास जाती है, तभी चीफ जो उसे समझाती हैं और उसे वर्क करने के लिए कहती है। तो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है बट तुम्हारी टीममेट्स की चिंता है। तो टोंगवी कहती है डोंट वरी, मैं अपने टीममेट्स को भी काम में परफेक्ट कर लूँगी। देन टोंगवी और उसके टीममेट जी कॉर्पोरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी टोंगवी अपनी टीममेट्स से कहती है कि इस टाइम सी कॉर्पोरेशन को सी जियोफी रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, इसलिए उसे सी जियोफी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि वो किस टाइप का पर्सन है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ब्लड टाइप, क्या खाना पसंद करता है, इंक्लूडेड उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। ऐसे करके वो सारे टीममेट्स को एक एक बार बांट देती है और मीटिंग खत्म करके वहाँ से चली जाती है। देन टोंगवी को उसकी फ्रेंड सेंसन का कॉल आता है। सेंसन टोंगवी से कहती है मैं बार खत्म होने के बाद तुम्हें पिक करने आऊँगी और तुम मुझे नो नहीं बोल सकती। इतना क्या कर वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो दोनों एक क्लब में जाती हैं। अंदर जाते ही सेंसन टोंगवी से वहाँ खड़ा रहने के लिए बोलती है और ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। तभी सेंसन को काउंटर पर अपनी जान पहचान का कोई लू नाम का पर्सन मिल जाता है। वो उससे बात करने लगती है। तभी लू और टोंगवी को देखकर सेंसन से कहता है क्या तुम इस लड़की को मेरे लिए लाई हो। तो सेंसन कहती है कि उस पर लाइन मारने की कोशिश भी मत करना क्योंकि वो CAEA कंपनी की नेगोशिएटर है और उसे तुम झेल भी नहीं पाओगे। बात करते करते लुओ को एक मैसेज आता है और वो सेंसन से कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को पिक करने के लिए जा रहा हूँ और तुम लोग यहाँ मज़े करो। सेंसन और टोंगवी थोड़ा टाइम क्लब में बताने के बाद अपने घर को जाने लगते हैं। तभी रास्ते में वो लोग एक कार से टकराने से बच जाती हैं। उस कार में से जियो भी उतरता है और उन दोनों पर चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरी कार आती हुई नहीं दिखी। तो गाइस यहीं हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।